हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी के समक्ष फिर से एक बार उपस्थित हूँ और बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग भारतीय संविधान में विधायिका के संबंध में पढ़ रहे हैं, जहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण और तार्किक सवाल आते हैं और मेरा विश्वास है कि जिस स्तर से मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ और जितनी उपयोगी सामग्रियों को आपके समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ, आपके 90% से अधिक सवाल आपके बनेंगे यदि आपने सही ढंग से लेक्चर को सुना है और गंभीरता से हर एक प्रश्न के बिंदु को ध्यान में रखा है। तो चलिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में विधायिका के निम्न सदन का तुलनात्मक अध्ययन किया था और आज हम विधायिका के उच्च सदन अपर हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेटिव के बारे में अध्ययन करेंगे और थोड़ी सी सीरियसली इस बिंदु पर ध्यान दें तो सभी सामग्री मेरा विश्वास है कि वर्ग में ही याद हो जाएगा। अब देखिए कि विधायिका के उच्च सदन अपर हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेटिव केंद्र और राज्य दोनों के, तो केंद्र के उच्च सदन को द हाउस ऑफ स्टेट्स या राज्यसभा कहते हैं और राज्य विधायिका के उच्च सदन को द लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद कहते हैं। तो पहले एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ें, फिर दोनों की तुलना कर लें। अब देखिए कि केंद्रीय विधायिका के उच्च सदन अपर हाउस अर्थात राज्यसभा के गठन का उल्लेख, स्ट्रक्चर का उल्लेख, ऑर्गेनाइजेशन का उल्लेख अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80 में है। मीन्स आर्टिकल 80 of the Indian Constitution deals with the organization or structure of the upper house of the Union Parliament और यूनियन लेजिस्लेटिव और सेंट्रल लेजिस्लेटिव। तो अनुच्छेद 80 में केंद्र की विधायिका के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा के गठन का उल्लेख है और यह प्रावधान करता है कि वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होगी। वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होगी अर्थात हो सकती है मैक्सिमम 250 हो सकते हैं मेंबर्स, लेकिन एट प्रेजेंट सदस्यों की संख्या 245 है। तो हो सकता है 250 लेकिन है अभी 245। अब इस 250 सदस्यों का इक्वेशन है, जो समीकरण है वो है 238 प्लस 12। 238 सदस्य 238 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं, मनोनीत होते हैं। और ध्यान रखें कि राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है, राज्यसभा के मेंबर्स का, वह इनडायरेक्ट होता है। जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इंडिया में 8 जगह इलेक्शन होते हैं मेनली। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, पंचायत और नगर पालिका। इन 8 जगहों पर 4 जगह का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट है और 4 जगह का इलेक्शन इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट इलेक्शन तब कहा जाता है जब वोटर्स, मतदाता डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। जैसे लोकसभा में डायरेक्टली हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं तो वहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे राज्य की विधानसभा में हम लोग डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को, प्रतिनिधि को चुनते हैं तो वहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होता है। स्थानीय सरकार में जो 2 रूप हैं, पंचायत और नगर पालिका, यहाँ के भी प्रतिनिधि को हम लोग डायरेक्टली अपने हाथों से चुनते हैं। तो इन दोनों जगहों पर भी डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। तो भारत में
4 जगह प्रत्यक्ष निर्वाचन होते हैं। याद हो गया होगा, लोकसभा, राज्य की विधानसभा और पंचायत तथा नगर पालिका। और 4 जगह अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जहाँ मतदाता डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को नहीं चुनते, बल्कि जहाँ मतदाता द्वारा या पब्लिक द्वारा या वोटर द्वारा, आम वोटर्स द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब किसी का चुनाव करते हैं तो वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन इनडायरेक्ट इलेक्शन कहलाता है। अब जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं और इनको हम लोग चुनते हैं, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जब किसी को इलेक्ट करते हैं तो इनडायरेक्ट इलेक्शन कहलाता है। और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्य की विधान परिषद और राज्यसभा, 4 जगह पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा और राज्य के विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और राज्यसभा के जो 238 सदस्य हैं इनका निर्वाचन विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं, याद रखें राज्य में विधानसभा के अलावे विधान परिषद भी होते हैं, लेकिन इनकी कोई भूमिका नहीं होती। तो राज्यों से जो राज्यसभा के लिए सदस्य को चुने जाते हैं वो राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा, ध्यान रहे, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के लिए प्रतिनिधि को चुनते हैं। प्रत्येक राज्य को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का वितरण कर दिया गया है कि आप इतना। जैसे बिहार से 16 सदस्य चुन के जाते हैं राज्यसभा के लिए, तो इनको कौन चुनेंगे? तो बिहार विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वह उन्हें चुनेंगे। तो बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनेंगे और उन्हें वो राज्यसभा के प्रतिनिधि होंगे बिहार की तरफ से। इसी तरह प्रत्येक राज्य को जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन कर दिया गया है और प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को पब्लिक चुनती है और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। तो हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है और प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भी राज्यसभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि वर्तमान प्रावधान के अनुसार मात्र 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। आउट ऑफ 9, दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। और राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव होता है इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा। ये थोड़ा ध्यान देने योग्य चीज़ है क्योंकि राज्यसभा का जो इलेक्शन है चूँकि इनडायरेक्ट होता है तो कहाँ कहाँ तकनीकी पूर्ण प्रश्न आ सकते हैं जहाँ आपके लिए ध्यान देना विशेष जरूरी है, उस पर विशेष ध्यान दें। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भी किया जाता है। और मात्र 3 केंद्र शासित प्रदेशों को वर्तमान में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है और राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा जो प्रतिनिधियों को चुना जाता है तो चुनाव की प्रणाली क्या होती है। तो यहाँ भी बड़ा ही सहज कॉन्सेप्ट है। हम लोगों ने चर्चा किया है कि भारत में 8 जगह इलेक्शन होते हैं जिनमें 4 जगह प्रत्यक्ष और 4 जगह अप्रत्यक्ष। अब एक नई बात को सीखें कि भारत में निर्वाचन की 2 पद्धतियां भी हैं।
निर्वाचन के दो रूप हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, और निर्वाचन की दो पद्धतियां, दो टेक्निक्स भी हैं। जहां जहां भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है वहां निर्वाचन की पद्धति भारत में होती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जहां बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक 18 वर्ष के नागरिक को मत देने का अधिकार होता है, और इसमें एक व्यक्ति और एक मत। तो जहां डायरेक्ट इलेक्शन है वहां इलेक्शन का मेथड होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और जहां जहां भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है वहां इलेक्शन का जो मेथड होता है, जो टेक्निक होता है, उसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति, उपराष्ट्रपति के भी इलेक्शन में एकल संक्रमणीय मत पद्धति, राज्यसभा के भी इलेक्शन में एकल संक्रमणीय मत पद्धति, और राज्य के विधान परिषद के इलेक्शन में भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, क्योंकि यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। और जहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होता है वहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अर्थात लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, पंचायत के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, और नगर पालिकाओं के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज द्वारा होता है। तो आप हर जगह अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था पिछले वीडियो में कि जब ऑप्शन आएगा तो मैं अच्छे से बता दूंगा, तो एकदम अब आपको याद हो जाना चाहिए। मेरा विश्वास है कि भारत में 8 जगह चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, पंचायत और नगर पालिका हैं। इन 8 जगहों पे 8 जगहों में से 4 जगहों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और 4 जगहों में अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष निर्वाचन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पंचायत और नगर पालिकाएं, और इन जगहों पे निर्वाचन की पद्धति है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और 4 जगहों पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषद। और यहाँ निर्वाचन की पद्धति अनडाउटेबली सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, अर्थात एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, यह एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश से जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके लिए निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज का गठन होता है, और इनके भी चुनाव की पद्धति अप्रत्यक्ष ही है। तो राज्यसभा में 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जिनमें 1 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुनकर आते हैं, और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, एंड दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द सेक्टर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के क्षेत्र से। देखिए भारतीय संविधान हर समूह, हर वर्ग के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करता है, और भारत का जो प्रतिष्ठित समूह है, जो ख्याति प्राप्त लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व होते हैं, कला के क्षेत्र के, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में, सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र में जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व होते हैं, ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व में से राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को मनोनीत करेगा, ऐसा अपना संविधान लिखता है। तो अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 हो सकती है। इनमें से 238 निर्वाचित होते हैं, जो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति ज्ञान के विभिन्न क्षेत्र से मनोनीत करता है।
ये राज्यसभा की संरचना या बनावट है या ऑर्गेनाइजेशन है, जो सहजता से याद हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान देते। अब देखिए कि राज्यसभा के सदस्यों के राज्यसभा में जो विभिन्न राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, एलोकेट किया गया है सीट को, तो चौथी अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल में सीट को जो एलोकेट किया गया है, सीट का जो आवंटन किया गया है विभिन्न स्टेट्स को या केंद्र शासित प्रदेशों को, तो सीट के एलोकेशन को मेंशन किया गया है संविधान के अनुसूची 4 में, फोर्थ शेड्यूल में। और राज्यसभा का गठन भारत में पहली बार 1952 में, आपको याद होगा कि भारत में प्रथम आम चुनाव 52 में हुआ था। तो जब यह प्रश्न हमारे सामने आता है कि प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ, राज्यसभा का, लोकसभा का भी होगा तो 52 होगा, और प्रथम राज्यसभा कब अस्तित्व में आया तो 1952 में आया। और जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता, क्योंकि इसके सभी सदस्य एक ही बार में रिटायर नहीं करते हैं। और आप जानते हैं कि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात रिटायर करते हैं और बाकी के बने रहते हैं। तो जब सभी सदस्य एक बार में रिटायर नहीं करते हैं, जैसे लोकसभा के सभी सदस्य एक ही बार में रिटायर कर जाते हैं, कार्यकाल खत्म हो जाता है, तो लोकसभा पूरी तरह से भंग हो जाता है। लेकिन राज्यसभा के सभी सदस्य एक ही बार रिटायर नहीं करते। आप देख सकते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है कि प्रति 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य 1/3 मेंबर रिटायर करते हैं और बाकी के बने रहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा है कि राज्यसभा सदाबहार वन है, जहाँ हर समय पत्तियाँ लगी ही रहती हैं, यहाँ हर समय मेंबर बने ही रहते हैं। अब यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण और तकनीकी प्रश्न पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। हम सभी पढ़ते हैं, जब यह प्रश्न आता है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो हम लोग 6 वर्ष लगा देते हैं, बिल्कुल सही लगाते हैं। लेकिन जिस बिंदु पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ वह यह है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो 6 वर्ष होता है, यह संविधान नहीं लिखता। Here is a point जहाँ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूँ कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है निश्चित रूप से, लेकिन यह अपना संविधान नहीं लिखता। फिर कहाँ से 6 वर्ष का प्रावधान बना, तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 अर्थात जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। और यह भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, और जनता के जो व्यक्ति प्रतिनिधि बनेंगे अर्थात जो चुनाव लड़ेंगे, उनके संबंध में बहुत सारे प्रावधानों को यह करता है। इसलिए काफ़ी पूछे जाते हैं कि जब सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब बना, तो आपके सामने है 1951 में बना, और इसी में राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया। अर्थात संविधान अपनी तरफ से राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल का निर्धारण नहीं करता, बल्कि इसका निर्धारण जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 द्वारा हुआ है। इसके बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी सदन हो, अब आप समझ सकते हैं कि भारत में 4 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो कोई भी सदन हो, प्रत्येक सदन का एक प्रधान अधिकारी या प्रेजाइडिंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी होता है, जो उस सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। कहीं भी कोई सभा हो, सम्मेलन हो, कोई मीटिंग हो, या हम लोग का वर्ग ही हो, क्लास ही हो, तो यहाँ के अध्यक्ष टीचर होते हैं, वे क्लास का संचालन टीचर करते हैं और सभी सदस्यों में अनुशासन बनाए रखते हैं। इसीलिए प्रत्येक सदन का एक पीठासीन अधिकारी या प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। केंद्र में लोकसभा के पीठासीन अधिकारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अध्यक्ष यानी स्पीकर कहा जाता है। अध्यक्ष यानी स्पीकर को
लोकसभा का अध्यक्ष कहा जाता है स्पीकर को, ठीक है। और विधानसभा के भी अध्यक्ष को अंग्रेजी में स्पीकर कहा जाता है। विधानसभा और लोकसभा में समानता है। विधानसभा का प्रधान अधिकारी और लोकसभा का प्रधान अधिकारी दोनों कहलाता है अध्यक्ष, स्पीकर। ठीक इसी तरह से राज्यसभा का जो प्रधान अधिकारी है उसे कहते हैं हम लोग सभापति, चेयरमैन। और चेयरमैन राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है और राज्यसभा के सभी कार्यवाहियों का संचालन करता है, राज्यसभा के सदस्यों में अनुशासन बना के रखता है। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वह यह है कि भारत में 4 सदन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। इन चारों सदन में वह एकमात्र सदन, ओनली हाउस कौन सा है जिसका प्रधान अधिकारी उसका सदस्य नहीं होता। बहुत ही तकनीकी पूर्ण और इंटरेस्टिंग सवाल है। लोकसभा का प्रधान अधिकारी जो अध्यक्ष कहलाते हैं स्पीकर, वह लोकसभा का ही सदस्य होता है। विधानसभा का प्रधान अधिकारी या प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी जो स्पीकर कहलाता है, वह विधानसभा का ही सदस्य होता है। विधान परिषद का प्रधान अधिकारी जो चेयरमैन कहलाता है, सभापति कहलाता है, यह विधान परिषद का ही सदस्य होता है। एकमात्र राज्यसभा वह सदन है जिसका प्रधान अधिकारी या प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी इसका सदस्य नहीं होता। इस टेक्निकल क्वेश्चन को याद रखें कि राज्यसभा को छोड़कर बाकी के जो तीनों सदन हैं उनका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, प्रधान अधिकारी, वो उसका मेंबर होता है। एंड ओनली राज्यसभा ही एक ऐसा सदन है जिसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जिसका पीठासीन अधिकारी या मुख्य अधिकारी इसका सदस्य नहीं होता है। और संविधान लिखता है कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी ex officio chairman of the Rajya Sabha. The Vice President of India shall be the ex officio chairman of the Rajya Sabha. अर्थात भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अर्थात जो उपराष्ट्रपति के पद पर बैठेगा वह ऑलरेडी राज्यसभा का सभापति होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री, और यह भी एक्स ऑफिशियो, अर्थात जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठेंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। ठीक इसी तरह से जो उपराष्ट्रपति के पद को धारण करेंगे वही राज्यसभा के सभापति भी होंगे, तो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। और बाकी के लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद का जो पीठासीन अधिकारी है वह उसका मेंबर होता है। इस टेक्निकल क्वेश्चन को जो याद रखेंगे, हालांकि याद रखें एक चीज़ और कि राज्यसभा में सभापति यानी चेयरमैन के अलावे एक उपसभापति भी होते हैं, लेकिन और उपसभापति राज्यसभा का ही सदस्य होता है और इसका चुनाव भी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। लेकिन सभापति जो होता है यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, यह उपराष्ट्रपति जी होता है। और उपराष्ट्रपति जी सभापति तो राज्यसभा के होते जरूर हैं लेकिन मेंबर नहीं होते हैं, है ना। अब देखिए कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है स्पीकर और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं लगभग उनका अधिकार समान है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर अंतर है। अधिकार समान जैसे सभा के सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। आपने पढ़ा है कि जब लोकसभा में किसी विधेयक पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मतदान हो जाता है, यानी टाई हो जाता है विधेयक पर, तो लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मताधिकार है टाई के केस में। ठीक इसी तरह से राज्यसभा के सभापति को भी और उपसभापति को भी सामान्य मताधिकार नहीं होता, लेकिन जब किसी विधेयक पर पक्ष और विपक्ष में मतदान हो जाता है बराबर यानी टाई हो जाता है, तो फिर राज्यसभा का
कि सभापति को भी और उपसभापति को भी, जब उपसभापति सभापति के पद पर कार्य करता है तो इसे निर्णायक मताधिकार होता है। तो अधिकार लगभग बराबर है, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर ये है, दो अंतर याद रखिए जहां आपका सवाल बन जाएगा। पहला अंतर ये है कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा का अध्यक्ष को होता है, लेकिन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के सभापति को कोई अधिकार नहीं होता। ये पहली बात। और दूसरी बात याद रखें जो हम लोग पहले पढ़े हैं कि जब दोनों सदनों के बीच मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी विधेयक पर मतभेद हो जाता है, एक सदन पास करता है दूसरा नहीं करता है धन विधेयक को छोड़कर, तो उस पर संयुक्त बैठक होती है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। राज्यसभा के सभापति को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता का अधिकार नहीं है। तो सामान्यतया राज्यसभा के सभापति का वही अधिकार होता है जो लोकसभा के अध्यक्ष का होता है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर अंतर है और दो बिंदु में जो अंतर है उसको ज़्यादा ध्यान में रखें। पहला यह है कि लोकसभा का अध्यक्ष को धन विधेयक के संदर्भ में प्रमाणित करने का अधिकार दिया गया है, वही सर्टिफाई करता है कि हाँ यह धन विधेयक है, और धन विधेयक में राज्यसभा के सभापति को ऐसा कोई अधिकार नहीं होता। और दूसरा, संसद के दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, इसमें उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। ये दो बिंदु पर अंतर रखें। और इनके अलावे एक उपसभापति होता है जो हम लोग जानते हैं, और जब सभापति अपने पद पर नहीं हो तो उपसभापति कार्य करते हैं। अब यहाँ देखिए एक और बड़ा तकनीकी पूर्ण सवाल, वह कौन सा सदन है जिसका प्रधान अधिकारी अपने जस्ट जूनियर यानी अपने अधीनस्थ को त्याग पत्र नहीं देता? तो यह भी राज्यसभा ही है, क्योंकि लोकसभा का प्रधान अधिकारी जो है अध्यक्ष, वह उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, दोनों एक दूसरे को। तो अध्यक्ष अपने जस्ट जूनियर उपाध्यक्ष को दिया, विधानसभा का प्रधान अधिकारी अर्थात अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, विधान परिषद का प्रधान अधिकारी सभापति अपने उपसभापति को और उपसभापति अपने सभापति को। लेकिन राज्यसभा का जो प्रधान अधिकारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उपराष्ट्रपति, जिसको सभापति कहते हैं, यह उपसभापति को त्यागपत्र नहीं देते, यह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है। तो दो टेक्निकल क्वेश्चन याद रखें हमेशा। पहला कि चारों सदन में वह कौन सा सदन है जिसका पीठासीन अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा। और चारों सदन में एकमात्र सदन वह कौन है जिसका प्रधान अधिकारी पीठासीन अधिकारी अपने जस्ट जूनियर को अपने अधीनस्थ को त्यागपत्र नहीं देता? तो यह भी राज्यसभा। इतनी बातों को अगर आप राज्यसभा में से याद रखेंगे तो 90% से अब सवाल आपके बनेंगे। और जिस तरह से केंद्र में उस केंद्र की विधायिका का उच्च सदन राज्यसभा है, ठीक इसी तरह से राज्य की विधायिका का उच्च सदन विधान परिषद है, जिसे द लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। और अब विधान परिषद के गठन पर थोड़ा ध्यान दें। राज्य की विधायिका का जो उच्च सदन है विधान परिषद, इसके गठन का उल्लेख अनुच्छेद 171 में है, 171 में है, और यह कहता है कि किसी भी राज्य के विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या, मैक्सिमम मेंबर्स, उस राज्य के विधान सभा असेंबली की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। अर्थात अब प्रत्येक राज्य में विधान परिषद तो 6 ही राज्य में है और विधानसभा तो हर राज्य में है, तो विधानसभा में जितना सदस्य हैं उनके 1/3 अधिकतम सदस्य ही विधान परिषद में हो सकते हैं। यानी विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या
उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 अधिकतम हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं। जैसे मान लिया जाए अगर विधानसभा की सदस्य संख्या 100 है, 1/3 यानी 33-34 के लगभग हो सकता है ना, हो सकता है। तो ध्यान में रखें कि किसी भी राज्य के विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। तो ये थोड़ा शब्द पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझने या दिमाग में बैठाने की चीज़ है कि किसी भी राज्य के विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, कितनी हो सकती है। तो किसी भी राज्य के विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, या अधिकतम 1/3 हो सकता है और न्यूनतम 40 हो सकता है। अब यहाँ एक बात तुलनात्मक याद रखें कि केंद्र में जो लोकसभा है वहाँ अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित है, न्यूनतम नहीं। लेकिन राज्य में जो विधानसभा है यहाँ अधिकतम और न्यूनतम दोनों है। राज्य के विधानसभा में अधिकतम 500, न्यूनतम 60 अपवाद को छोड़ दीजिए। तो केंद्र में लोकसभा के बराबर राज्य का विधानसभा है। तो लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ अंतर आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित है 552, न्यूनतम नहीं, और राज्य की विधानसभा में अधिकतम न्यूनतम दोनों है। और केंद्र के राज्यसभा के बराबर राज्य में विधान परिषद है और राज्यसभा में केवल अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित है, न्यूनतम नहीं। लेकिन जब विधान परिषद में आएंगे तो अधिकतम और न्यूनतम दोनों है। तो मेरे विचार से याद हो गया होगा कि किसी भी राज्य के विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। यानी किसी राज्य के विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 होगा और न्यूनतम 40 होगा, है ना। अब है कि विधान परिषद में भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, अर्थात यहाँ पब्लिक या आम वोटर्स अपने डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव को नहीं चुनते हैं। तो कौन चुनते हैं भाई? तो जिस तरह से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भारत के सभी राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए जाते हैं, उसी तरह से विधानसभा के कुल सदस्यों टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का चुनाव कुछ वर्गों और समूहों द्वारा किए जाते हैं। ध्यान दीजिए कि जिस तरह राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भारत के सभी राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए जाते हैं, ठीक इसी तरह से राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या के सदस्यों का चुनाव उस राज्य के विभिन्न समूहों और वर्गों द्वारा किए जाते हैं और सबको एक रेशियो में स्थान दे दिया गया कि आप इतना चुन के भेजिए, आप इतना भेजिए। जैसे राज्यसभा में बिहार को इतना भेजिए, यूपी इतना भेजिए, महाराष्ट्र इतना भेजिए। ठीक इसी तरह से विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का जो चुनाव है वह विभिन्न समूहों को विभिन्न अनुपात में बांट के दे दिया गया है कि आप इतना भेजिए, आप इतना भेजिए। तो देखिए कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/3 1/3 सदस्य उस राज्य के स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर पालिका, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जिला बोर्ड द्वारा चुने जाते हैं, जो लोकल बॉडीज होते हैं स्थानीय सरकार के। तो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य उस राज्य के लोकल बॉडी या स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर पालिकाएँ, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि द्वारा चुने जाते हैं। कुल सदस्य संख्या का 1/12 सदस्य ग्रेजुएट्स यानी स्नातक द्वारा चुने जाते हैं और संविधान लिखता है कि कुल सदस्य संख्या का 1/12 सदस्य जो होंगे वह उस राज्य में निवास करने वाले ग्रेजुएट, इसको ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है, स्नातक स्तरीय निर्वाचन क्षेत्र। तो 1/3 सदस्य उस राज्य में कम से कम 3 वर्ष से निवास करने वाले
स्नातकों द्वारा किए जाएंगे। अर्थात आपके पास स्नातक की डिग्री हो और आप 3 साल से कम उस राज्य में रह रहे हों तो आपको प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है। तो कुल सदस्य संख्या का 1/12 सदस्य उस राज्य में कम से कम 3 वर्ष निवास करने वाले स्नातकों ग्रेजुएट्स द्वारा किए जाएंगे और 1/12 सदस्य उस राज्य में कम से कम 3 वर्षों से पढ़ा रहे माध्यमिक शिक्षकों द्वारा किए जाएंगे। क्या अपना संविधान देखिए, हर समूह हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देता है, किसी को इग्नोर नहीं करता है। भारत का संविधान बहुत संतुलित है, लेकिन दुखद है कि भारत का संविधान जितना ही संतुलित है हम लोग उतना ही ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं, भरपूर और खुलकर, जिसके उदाहरण आए दिन देखे जा सकते हैं। तो भारत के राज्य के विधान परिषद में विभिन्न वर्गों और समूहों को प्रतिनिधित्व दिया गया है और 1/12 सदस्य उस राज्य में कम से कम 3 वर्ष से पढ़ा रहे माध्यमिक शिक्षकों द्वारा किए जाएंगे, ऐसा संविधान कहता है। और 1/3 सदस्य उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा किए जाएंगे। तो आप पढ़ चुके हैं कि विधानसभा के सदस्य को एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किए जाएंगे और 1/6 सदस्य मनोनीत होंगे और यह राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। और नॉलेज के सेक्टर से जैसे कला, विज्ञान, साहित्य, सामुदायिक सेवा, ठीक उसी तरह जिस तरह राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है ज्ञान के क्षेत्रों से, ठीक इसी तरह राज्य में राज्यपाल विधानसभा परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है ज्ञान के विभिन्न क्षेत्र से। तो आप देख सकते हैं कि लगभग राज्यसभा के ही बराबर विधान परिषद है। और फिर से एक बार ध्यान कर लें कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड द्वारा चुने जाएंगे। 1/12 सदस्य उस राज्य में कम से कम 3 वर्ष से रह रहे स्नातकों द्वारा चुने जाएंगे। 1/12 सदस्य उस राज्य में कम से कम 3 वर्षों से पढ़ा रहे माध्यमिक शिक्षकों द्वारा चुने जाएंगे और 1/3 सदस्य उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे और 1/6 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से। तो भारत में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व दिया गया है और राज्य के विधान परिषद में विभिन्न समूहों और वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। और अब राज्यसभा कई समान अन्य यहाँ पर विशेषताएं हैं, लगभग समानता है। यह भी अस्थायी सदन, यह भी अस्थायी सदन कभी भंग नहीं होता है। इसके भी 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात रिटायर करते हैं, इसके भी 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात रिटायर करते हैं। इसमें भी एक अध्यक्ष के अलावे उपाध्यक्ष होते हैं, यहाँ भी एक सभापति के अलावे उपसभापति होते हैं, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन होते हैं। और यहाँ जैसे मैंने पहले ही पढ़ा दिया कि चेयरमैन अपना रिजिग्नेशन डिप्टी चेयरमैन को और डिप्टी चेयरमैन को देते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्य का राज्यसभा के जो राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को हटाने का, हालांकि यहाँ बहुत तकनीकी बात है, राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों, क्योंकि सभापति जो राज्यसभा का उपराष्ट्रपति है तो संसद के दोनों सदनों की सहमति चाहिए, लेकिन ये उपसभापति को हटाने का ऐसा प्रावधान नहीं है। और विधान परिषद में जो सभापति और उपसभापति होते हैं इन्हें सभा के सदस्यों द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव बहुमत के आधार पर विशेष प्रस्ताव के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे भारत में केंद्र में जो विधायिका के उच्च सदन है राज्यसभा और राज्य में जो विधायिका के उच्च सदन है विधान परिषद, दोनों में बहुत हद तक
बहुत सारे बिंदुओं पर समानताएं हैं और कुछ बिंदुओं पर अंतर भी हैं। तो जहाँ जहाँ समानताएं हैं, जहाँ जहाँ अंतर हैं, उनको यदि आप ठीक से याद रखें तो अधिक से अधिक सवाल आपके बनेंगे। और मेरा विश्वास है कि जिस तरह मैंने आपको बता दिया और जिस स्तर तक बता दिया, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कितना पढ़ा, ज़रूरी यह है कि कितना एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल्स को पढ़ा और किस टेक्निक से पढ़ा, सवाल के रूप से। तो हमने जितनी बातों को लेक्चर में समझा दिया है, अगर उसको थोड़ा सा गौर से देखें और गौर से सुनें तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा और मैक्सिमम सवाल आपके बनेंगे। और एक और इसमें वीडियो हम आपको बना के देंगे ताकि इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें आपको जो बहुत प्रमुखता से प्रश्न में पूछे जाते हैं सामग्री मिल जाए। और एक वीडियो में आपको अन्य सभी सामग्रियों को लेकर के मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।